तो कुछ न्यूमेरिकल्स थर्ड चैप्टर के हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। आज हमें फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना था। फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसकी शुरुआत करनी थी। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है थर्ड चैप्टर से, तो वो अभी भी पूछ सकता है। मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। हमें आज स्टार्ट करना था फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टार्ट किया जाए। चलिए, फोर्थ चैप्टर चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर का नाम। इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा, जानना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, वैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे जो टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फॉर्मूला होता है कि हाँ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोर्शन पर जनरेट हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल्स वगैरह पढ़े थे। वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमें टच करनी होंगी। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि हमने जाना फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो जहां तक ये चार्ज फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये चार्ज जहां तक फोर्स अप्लाई कर सकता है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे इस चार्ज की। तो उसी तरीके से अगर हम कोई मैग्नेट रख देते हैं, तो मैग्नेट भी क्या करेगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा किसी मैग्नेटिक पार्टिकल्स पर या फिर किसी दूसरे मैग्नेट पर। मैग्नेटिक पार्टिकल्स का मतलब जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक पार्टिकल्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप कह सकते हो। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर जहां तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, जिस एरिया तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, जो मैग्नेट होगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। मे भी समझ में आ गया होगा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक वो मैग्नेटिक मटेरियल्स पर या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। कैसा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो अगला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड जानने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, हमें ये जानना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का बनना कैसे होता है, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यानी टॉपिक का, चैप्टर का जो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट से किस तरीके से मैग्नेट्स बनती है या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये हम जानना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट से किस प्रकार बनती है। तो इसको सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑरस्टेड, OERSTED। ऑरस्टेड ने सबसे पहले इसको बताया था। ऑरस्टेड ने सबसे पहले इसको बताया कि ऑरस्टेड ने ये बताया कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं, तो उस वायर के, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसको हम लोग ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑरस्टेड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट में किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक बैटरी ले ली। एक बैटरी को उन्होंने एक स्विच के थ्रू, एक स्विच की सहायता से, एक बैटरी ले ली उन्होंने और एक बैटरी को क्या किया उन्होंने, स्विच की सहायता से एक स्विच लगा दिया
और स्विच की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उस बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये वायर AB जो है, ये वायर AB है, इस वायर AB को उन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यानी सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लगा दी एक मैग्नेटिक नीडल। क्या लगा दी, यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल लगा दी। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है बच्चों, तो मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट की बनी हुई एक सुई जैसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी घड़ियों में, हैंड वॉचेस में ये मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। एक छोटी सी नीडल होती है जो डायरेक्शन को बताने के काम आती है। कई सारे लोग डायरेक्शंस बताने के लिए इसका यूज करते हैं। उन्होंने इस मैग्नेटिक नीडल को क्यों लगाया या मैग्नेटिक नीडल के लगाने से क्या फायदा मिला, तो अगर ये मैग्नेटिक नीडल है ये कब तक अपनी पोजीशन पर बनी रहेगी, जब तक इसके पास में कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड या कोई दूसरा मैग्नेट ना आ जाए। जब ये किसी दूसरे मैग्नेट के पास जाएगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक नीडल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। यानी अगर इसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड आने से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगी, ये सुई हिलने लगेगी, किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगी। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो जैसे ही स्विच ऑन किया यानी करंट, वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। वायर में करंट फ्लो होना जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे हम देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब उसके पास में कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई, वो मैग्नेटिक फील्ड आ गई इसकी वजह से जो हमने करंट पास किया। फिर उन्होंने जैसे स्विच ऑफ किया यानी जैसे डिफ्लेक्शन हुआ, फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। और जैसे ही स्विच ऑफ किया तो फिर से देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गई जिस पोजीशन पे वो प्रीवियसली थी। करंट फ्लो करने से पहले वो जिस पोजीशन पर थी वापस से उसी पोजीशन पर आ गई। और ये उन्होंने कई सारी करंट यानी सिर्फ एक बैटरी के साथ नहीं, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बैटरी के साथ किया। करंट की वैल्यू को घटा करके, करंट की वैल्यू को बढ़ा करके उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो फाइनली वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। सिर्फ वायर नहीं, कोई भी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से उसके चारों तरफ, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ये ऑयस्टेड ने बताया। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्रिएट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इट मींस उन्होंने क्या किया, इस बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिए। बैटरी के टर्मिनल्स को बदलने का मतलब इधर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया और इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया। जैसे ही इधर नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं और इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा करके फिर से स्विच ऑन किया तो इस बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इस बार करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फ्रॉम बी टू ए। और देखा उन्होंने कि जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया फिर से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई होगी। लेकिन इस बार का जो डिफ्लेक्शन था उसका जो डायरेक्शन था वो प्रीवियस वाले डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन के अपोजिट था। यानी प्रीवियस टाइम यानी पिछली बार जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रही थी तब डिफ्लेक्शन शायद इस डायरेक्शन में ऐसे हुआ रहा होगा। तो जब करंट बी से ए में फ्लो कर गई तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मतलब डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में पाया गया। तो कुछ समझ में आया ऑयस्टेड ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट अपना। फाइनली ये इस रिजल्ट पर पहुंच गए और ऑयस्टेड इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। फाइनली इतना जानने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद हम ये पहुंच गए कि हाँ किसी वायर के चारों तरफ अगर हम करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये ठीक है, आपने सही कहा, बिल्कुल सही बात है। और ऑयस्टेड बता करके चले गए और ऑयस्टेड का काम यहीं से खत्म हो गया। लेकिन
दो भाई थे जिनका नाम था बायोट और सेवर्ट। बायोट और सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे। इनके मन में एक उत्सुकता थी, एक जानने की इच्छा थी कि ठीक है चलिए, ऑयस्टेड ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती होगी। अगर किसी वायर के कारण से, अगर हम कोई वायर ले रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने ये वायर ली, कह रहे हैं कि ये वायर है, इस वायर में हमने करंट पास किया, आई करंट पास किया, तो उनकी इच्छा ये हुई कि हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये पता करना चाहते। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यानी इस वायर के कारण से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, अलग अलग पोजीशंस पर जो पॉइंट है, उन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये पहले वो जानना चाहते थे। बायोट और सेवर्ट का ये मकसद था कि अगर किसी वायर के में करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती होगी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम चार्ज रख देते हैं तो चार्ज की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, अलग अलग पोजीशंस पर हम क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, तो उस वजह से हम ये चाहते थे, उसी तरीके से बायोट और सेवर्ट चाहते थे कि जिस तरीके से ये चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दे दो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दीजिए कि आप इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वायर में इतनी करंट पास करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके लिए वो परेशान थे, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी बायोट और सेवर्ट ने मिल करके अलग अलग टाइप की वायर ली, यानी वायर के मटेरियल को चेंज किया, कभी कॉपर की वायर ले ली, तो कभी एल्युमिनियम की वायर ले ली उन्होंने, तो कभी ब्रास की वायर ले ली, बहुत सारे मटेरियल्स की, अलग अलग मटेरियल्स की वायर ले करके, अलग अलग सब्सटेंसेस की वायर्स को ले करके उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की करंट को फ्लो कराया, अलग अलग टाइप की करंट को फ्लो कराया, बहुत सारे टाइप्स की करंट, यानी कभी करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, कभी माइनस तो हो नहीं सकती करंट, कभी 0.1, कभी 0.2, इस तरह से उन्होंने करंट की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट कर करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो हम बता रहे थे कि बायोट और सेवर्ट ने मिल करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग मटेरियल की वायर ले करके फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट करंट पास कराई, अलग अलग पोजीशन पर उन्होंने क्या फाइंड किया, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो फाइंड करना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे करंट पास करा करके, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कुछ रिजल्ट लेकर के आए, और रिजल्ट लेकर के आने के बाद उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो उनका रिजल्ट है, हमें वही रिजल्ट पढ़ना है। उनका कहना था कि ये वायर है, अगर ये वायर है, इस वायर को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अगर इस वायर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो जो छोटा सा पार्ट होगा उसको हम कहेंगे लेंथ एलिमेंट। तो उन्होंने कहा किसी छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण से, किसी वायर के छोटे से लेंथ एलिमेंट, ये वाला लेंथ एलिमेंट की बात हो रही, लेंथ एलिमेंट के कारण से r डिस्टेंस पर, लेंथ एलिमेंट के से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो चार चीजों पर डिपेंड करेगा। ऐसा बायोट और सेवर्ट का कहना था कि चार चीजों पर डिपेंड करेगा, और सही भी थे वो। उन्होंने जो कहा वो एकदम सही से प्रूव भी कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें हम करंट I पास कर रहे हैं, कितनी करंट पास कर रहे हैं बेटा, I करंट पास कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे अपर डायरेक्शन में ऐसे करंट पास कर रहे हैं, तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की लेंथ अगर dl है, छोटे से लेंथ एलिमेंट की लेंथ अगर dl है, तो और ये
पॉइंट के साथ जो डीएल है, डीएल का पॉइंट के साथ मिलाने पर जो लाइन मिल रही है इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है, और ये एंगल थीटा क्रिएट करता है। ये लेंथ एलिमेंट पॉइंट आर से जोड़ने वाली लाइन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो इन चार चीजों पर ही मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, इन चार चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करेगी, दूसरी चीज लेंथ एलिमेंट पर डिपेंड करेगी, तीसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लेंथ एलिमेंट पर डिपेंड करेगी, चौथी चीज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट। लेंथ एलिमेंट और पॉइंट के साथ लेंथ एलिमेंट को जोड़ने वाली लाइन के बीच में जितना एंगल बनेगा उस एंगल पर डिपेंड करेगा। इतना समझ में आ गया? ये चार चीजें हैं। अब किस तरीके से डिपेंड करेगा, किस तरीके से डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये चीजें अब हम जानेंगे। तो उन्होंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेल्टा बी, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका है बी से शो करते हैं, क्योंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं इसलिए इसको हम डेल्टा बी लिख रहे हैं। तो डेल्टा बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, डेल्टा बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ एलिमेंट के। डेल्टा बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट। लेंथ एलिमेंट और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन और लेंथ एलिमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट। लेंथ एलिमेंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा बायोट और सेवर्ट का कहना है। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोट सेवर्ट, SAVAR होता है ना, सेवर्ट लॉ, ये पढ़ रहे हैं बेटा, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया, इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, इन चार चीजों को अगर हम कंबाइन कर लें, कंबाइन करने पर क्या मिलेगा, कंबाइन करने पर हमें मिलने वाला है डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक उसमें पढ़े थे, न्यूटन सॉरी कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे, हम कूलॉम्स लॉ में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसके बाद हम लोगों ने दोनों को एक साथ किया, फिर वहां से कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को हमने 1/4πε0 लिखा। अब वो 1/4πε0 where ε0 is the permeability of a permittivity of a free space, फ्री स्पेस की वो परमिटिविटी है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आना फिक्स है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या कहेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये बनेगा फॉर्मूला हमारा किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम लेंथ एलिमेंट dl। लेंथ एलिमेंट dl से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p होगा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था परमिटिविटी, तो यहाँ पर क्या होगा, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी,
परमीबिलिटी, स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, आप लोग याद कर सकते हो, स्पेलिंग बता सकते हो, कोई बता सकते हो? किस किस काम के हो तुम लोग, किसी काम के हो? ये परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमीबिलिटी है। वहां पे परमिटिविटी हमने पढ़ा था, यहाँ पे परमिएबिलिटी है। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है कि फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो सकता है ना, क्षमता होगी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने की। और यहाँ पर परमिएबिलिटी होगी, इसको कहते हैं, परमिएबिलिटी को कहते हैं क्या? एबिलिटी, क्षमता, क्या करने के लिए? परमिशन देने के लिए। किसकी परमिशन देने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की क्षमता, मैग्नेटिक फील्ड को फ्री स्पेस द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की क्षमता। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, और कुछ फर्क है नहीं। तो कुछ समझ में आया व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? बायोट-सैवर्ट लॉ के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, किसमें पुट कर दें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में पुट कर दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में पुट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मिल जाएगी 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7। जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। उसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। किसी को कोई समस्या है अभी तक जितना मैंने पढ़ाया? अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े हैं, बोलो। देखो होता क्या है, जब थीटा की बात आ जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बाद में फर्दर आगे चल करके ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का दो कंपोनेंट निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट और सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर के लिए कौन आता है? साइन थीटा की कॉस थीटा। वेक्टर याद नहीं, 11th क्लास में पढ़े थे, पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो गई थी मेरी, लेकिन तुम लोगों को समझ में आज तक नहीं आ पाया। जब पैरेलल की कंडीशन आती है तो पैरेलल कंडीशन में cos थीटा लगता है, और परपेंडिकुलर कंडीशन में हमेशा sin थीटा लगाया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 11th क्लास का एक टॉपिक था, वहां पर मैंने ये समझाया था कि cos थीटा और sin थीटा क्यों आता है, कारण बताने के साथ। अगर ना समझ में आए तो क्लास 11th कल मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, कल से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th में। टाइमिंग 8 से 10 सॉरी 8 से 8:40। बिल्कुल एडमिट खुला रहता है, जो आओ सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी एडमिट खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, हम एडमिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है इस समय। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? अभी तक 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा और स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ लिया। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, पेपर में कई बार आया, पेपर में बहुत बार आ चुका है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और एमसीक्यू में कई बार आ चुका है, खास करके एमसीक्यू में कई बार आ चुका है। मतलब
हर साल 1 साल का गैप करके लगभग हर साल ये इस तरह के क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली आपसे डेरिवेशन करा के पूछ लेगा तो 2 नंबर में देगा, और अगर एमसीक्यू में आया तो फिर जानते हैं एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करके पूछता है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम देखो रिलेशन को डिराइव करते हैं। क्या होता है रिलेशन, तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो 9 × 10⁻9 होती है सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो सर अभी आपने बताया 10⁻⁻7 होती है। सही है। चलिए, ये दो इक्वेशन हमको पता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हमने क्या कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है। सही है, कोई दिक्कत है किसी को? ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड म्यू नॉट अपॉन 1, यही बचेगा, इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻16 हो जाएगा। 9 × 10⁻16 क्योंकि -7 ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा। अगर हम इसको रिवर्स करें, आप जानते हो इसको रिवर्स करने का मेथड ये है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है ना? नहीं रखेंगे नहीं ना, उसमें रिलेशन फाइंड करना है, व्हाट इज द रिलेशन। तो वैल्यू रखने का क्या फायदा है, रिलेशन फाइंड करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, 1, और ये नीचे क्या आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा, इज इक्वल टू कितना है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अब 3 × 10⁸ क्या है, यस, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, c²। ये रिलेशन है बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आ सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c², ऐसे भी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ इसको और भी तरीके में लिखने के, इसको लिखा जा सकता है c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, कह सकता है प्रूव दैट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c², प्रूव दैट c इज इक्वल्स टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं पूछने के। आपको एमसीक्यू में दिया जा सकता है, एमसीक्यू में हो सकता है ये ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है आप यही पढ़ के चले जाओ, पता चले आंसर कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना है, या फिर ऐसा भी दे सकता है, इसी चीज को लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू c⁻⁻²। एक बार हुआ ऐसा कि पेपर में ये वाला ऑप्शन दिया था, बाकी सारे ऑप्शन, ये सब ऑप्शन इस तरीके से ना दे करके थोड़ा घुमा फिरा के दिया, इस तरह का ऑप्शन दिया। एक बच्चा आया, कहता है सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, जबकि आंसर ऑप्शन में ये दिया था। डायरेक्टली ऑप्शन में मैंने ये इतना पढ़ा के छोड़ दिया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू c² करके मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आगे कर लोगे। अब पेपर में आया सब कुछ घुमा फिरा के लिखा था, एक ऑप्शन लिखा था ये वाला, और ये ऑप्शन सही था, उस बच्चे ने इसको सॉल्व करके यहाँ तक ला नहीं सकता।
और फिर आगे कहता है सर आपने पढ़ाया नहीं था, तो बड़ी तकलीफ हुई थी, इस वजह से आज मैंने बता दिया। अब मैं यही करता हूँ, बता देता हूँ सारे तरीके किस तरीके से लिख सकते हैं, पता चला तुम लोग कह दो कि सर आपने बताया ही नहीं। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, आज की चीजें जो मैंने पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक क्या था पता है? टॉपिक क्या है, इसको हेडिंग में क्या लिखोगे आप? हेडिंग में लिखना है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, लिख लोगे? इसकी हेडिंग लिख लेना, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये हेडिंग है इसकी। 4 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ लिए बेटा, 4 टॉपिक पढ़े आज हम लोगों ने। अब 5वां टॉपिक जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी, कितने लेंथ की? इन्फिनिटी लेंथ की वायर होगी, और उसके कारण से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही, आज जाओ ऐश करो, थोड़ा सा